नमस्कार। बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने में आज जगमगाती चमचमाती ग्लैमर भरी फिल्मी दुनिया के पल पल रंग बदलते खुदगर्ज रवैये को उजागर करती कहानी गिरगिटों की बस्ती। शिशिर कृष्ण शर्मा की ये कहानी जयपुर से निकलने वाली पत्रिका माही संदेश के फरवरी 2019 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उसकी आंखों में समंदर था। रात गहराने लगी थी। स्याह चादर पर टके कांसे के कटोरी की चमक बुझी हुई सी थी। चादर को चूमते दड़बों के पहाड़ों में झिलमिलाती रोशनियों के सितारे कहीं ज्यादा चमकदार थे। सितारे उसकी आंखों के समंदर में झिलमिला रहे थे। रात पूरे चांद की थी। वो घंटा भर पहले ही तनुज को मिला था। रिसेप्शन पर रखे सोफे के कोने में दुबका हुआ सिमटा हुआ सा। तनुज ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देता भी क्यों? ग्रीक देवताओं के से तीखे नैन नक्श और गठीले तराशे हुए बदन के इन लंबे छरहरे खूबसूरत नौजवानों की भीड़ तो यहां हर रोज फिल्मी ऑफिसों के दरवाजों पर रिसेप्शन पर नजर आती है। आंखों में तमाम सपने और मन में सिर्फ एक सुनहरी मौके की हसरत लिए। सो यही ऑफिस कौन सा अलग था? सर वो मीटिंग में है, प्लीज आप 10 मिनट वेट करेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम का रिसीवर नीचे रखते हुए कहा। उसकी बनावटी मुस्कान पर थकावट हावी थी। ऑफिस का समय खत्म हो चुका था। शुक्रिया। तनुज जाकर इत्मीनान से सोफे पर पसर गया। फिल्मी लोगों के मीटिंग में हूं और सिर्फ 10 मिनट के जुमलों की असलियत से वो अच्छी तरह वाकिफ था। डरे हुए लोग, असुरक्षित, हर लम्हा हलक में अटके हुए कलेजे को काबू में रखने की जद्दोजहद में जुटे हुए। समय बिताना था, सो उसने जेब से मोबाइल निकाला और मैसेज बॉक्स को टटोलने लगा। सर आप एक्टर हैं? तनुज की तंद्रा टूटी। ये प्रश्न उस नौजवान ने किया था। कैसे? तनुज ने प्रतिप्रश्न किया। सीधा सपाट उत्तर देना उसके अहम को मंजूर नहीं था। दरअसल आप बहुत देखे हुए से लग रहे हैं, इसीलिए पूछा था। किसी अनजान व्यक्ति से संवाद शुरू करने का यह सबसे आसान और बेहतरीन बहाना है कि आपको कहीं देखा है, और इस झूठ को आप चुनौती भी नहीं दे सकते। तनुज के मन में यह शाश्वत सत्य कौन था? देखा होगा, कभी कभार शौकिया एक्टिंग कर लेता हूं। शौकिया शब्द का इस्तेमाल तनुज को गर्व का एहसास दिलाता था। सिर्फ एक्टर शब्द में उसे बेचारगी नजर आती थी। आप भी यहां शर्लीन से मिलने आए हैं? शर्लीन? तनुज को अनजान सा बन जाना बेहतर लगा। कास्टिंग डायरेक्टर? नहीं, किसी और काम से आया हूं। तनुज उसकी पूछताछ से खींचने लगा था। मैं 2 घंटे से बैठा हूं सर। रिसेप्शनिस्ट ने बोला था शर्लीन बाहर आएगी तो मिल लेना। अभी तक तो आई नहीं, और अब तो रिसेप्शनिस्ट भी चली गई। ये मुझे क्यों बता रहा है? क्या मुझे नहीं पता यहां का रवैया? सपाट चेहरा लिए तनुज उसकी ओर मुड़ा। वो चाहता था कि नौजवान खुद ही उसकी खींच और नाखुशी को महसूस कर ले, लेकिन वो तो अपनी ही रॉ में था। शर्लीन आज फिर से मुझे टाल देगी। हर बार यही होता है। उसके चेहरे पर बेचारगी, आंखों में उदासी और आवाज में टूटन थी। तनुज ने अपने भीतर कुछ पिघलता सा महसूस किया। हाय तनुज, हाउ यू? ये शर्लीन थी। आई एम गुड। तनुज ने मुस्कुराने की कोशिश की। शर्लीन को देखते ही नौजवान उछलकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुम क्या नाम बोला था? आमिर। या आमिर, देखो अभी तक तो तुम्हारे लिए कोई कैरेक्टर नहीं आया। अगले हफ्ते ट्राई करो ना। नौजवान सर झुकाकर फर्श को ताकने लगा। हाँ तनुज बोलो, मुझसे काम है। नहीं, एक दोस्त से मिलना है। तनुज ने अंदर की तरफ इशारा किया। उसे गुस्सा तो बहुत आया। बदतमीज छोकरी, अपने बाप से भी उसका नाम लेके बात करती है क्या? ए जैक्सन या ए जय किशन, जो भी नाम होगा बाप का। फिर सोचा किस किस को सुधारें। यहां का तो पूरा ढर्रा ही बिगड़ा हुआ है। ओके भाई, टू मच वर्क।
शर्लीन ने दरवाजा खोला और ऑफिस के भीतर अंतर्ध्यान हो गई। देखा सर, अगले हफ्ते फिर से यही होगा। उस नौजवान की कातर दृष्टि तनुज के मन को भेदती चली गई। तुम्हारा नाम आमिर है? जी सर। नहीं, वो आमिर नहीं था, वो कार्तिक था। उसके चेहरे पर कार्तिक का चेहरा उग आया था। तनुज जड़वत उसे ताक रहा था। हाँ, वो कार्तिक ही था। तनुज की खींच कार्तिक के प्रति तरस और जिम्मेदारी के मिले जुले एहसास में तब्दील हो चुकी थी। चलता हूं सर, आमिर ने रूंधे स्वर में कहा। रुको। तनुज उठ खड़ा हुआ। उसके मन में आमिर के बारे में जानने और उसे सहारा देने की इच्छा बलवती हो उठी थी। वो भी आमिर के साथ बाहर निकल आया। शाम गुजर चुकी थी। दिसंबर का महीना था। मौसम में गुलाबी ठंडक थी। लिंक रोड नियोन की रोशनियों से सराबोर था। हर तरफ अट्टालिकाएं सितारों की मानिंद झिलमिलाते हुए बेशुमार दड़बों को खुद में समेटे। सड़क पर दौड़ती देसी विदेशी गाड़ियां, दमकते हुए शोरूम्स, चमकते हुए साइन बोर्ड, हर तरफ चकाचौंध। आसमान में उगा पूनम का चांद उस चकाचौंध के सामने अपनी चमक खो बैठा था। बदनसीब है ये शहर। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाना इसके नसीब में ही नहीं। उन दोनों ने सड़क पार की और जाकर इन्फिनिटी मॉल के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। मुंबई के ही रहने वाले हो? तनुज ने पूछा। कोलकाता का हूं सर। तुम्हारी हिंदी बहुत साफ है। मेरी स्कूलिंग नासिक में हुई है सर। यहां कहां रहते हो? अंधेरी ईस्ट, पंप हाउस। अकेले? नहीं, अम्मी है साथ में। और पापा? वो खामोश हो गया। कुछ लम्हा तनुज को ताकते रहने के बाद उसने सर झुका लिया। क्या हुआ? पापा नहीं है सर। ओह सॉरी। तनुज की आंखों के आगे कार्तिक का चेहरा कौंध गया। अपने भीतर के आवेग को उसने बामुश्किल जज्ब किया। अम्मी बीमार रहती हैं सर। 8 ऑपरेशन हो चुके हैं उनके। तनुज को समझ ही नहीं आया कि उसमें इस लड़के ने ऐसा क्या देखा जो उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तनुज ने उस ओछे विचार को दिमाग से झटक दिया। उसे बार बार आमिर के चेहरे के साथ कार्तिक का चेहरा गड्ढमड्ढ होता नजर आ रहा था। नहीं, कार्तिक कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता। अम्मी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। घर का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है। और इसके आगे उसने जो कुछ कहा उसका निचोड़ ये था कि आमिर और उसकी मां को उसके मामा ने सहारा दिया। आमिर को अपने बच्चे की तरह पाला। उसकी हर एक इच्छा पूरी की। पढ़ने के लिए उसे नासिक के एक नामी बोर्डिंग स्कूल में भेजा। स्कूल के नाटकों से मिली तारीफों ने उसमें आसमान छूने की चाह जगाई और वो मुंबई चला आया। मामा ने उसे मुंबई के एक नामी एक्टिंग स्कूल में एडमिशन दिला दिया। उन लोगों ने कहा था कि कोर्स पूरा होने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद ही आकर हमें कास्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फीस कितनी दी? तनुज ने पूछा। 1,20,000। आमिर ने सर झुका लिया। लुटेरे। तनुज का मन हिकारत से भर उठा। ये चकाचौंध, ये चमक दमक, मकड़ जाल है ये। झूठ फरेब की बुनियाद पर खड़ी हुई नकली दुनिया, जहां हर कदम पर घात लगाए कफन खसोट खड़े हैं। मूर्ख हो तुम। एक्टिंग भी कोई सीखने की चीज है? अगर वो महाशय इतने ही लायक थे तो खुद क्यों नहीं बन गए स्टार? एक्टिंग की दुकान नहीं चली तो लूटपाट का धंधा शुरू कर दिया। इन अल्फाज को जुबान पर ही रोक लेने की कोशिश में तनुज को खुद से बेतरह जूझना पड़ा। वो आमिर के दुखों में और इजाफा नहीं करना चाहता था। मेरे ये कपड़े देख रहे हैं ना सर, बाहर पहनने लायक बस यही एक जोड़ी है मेरे पास। ये जीन्स और ये टी शर्ट। अब घर जाके मैं टी शर्ट धोऊंगा। रोजाना ही निकलना पड़ता है मुझे कि कहीं तो कुछ मिले, लेकिन अपने भीतर के ज्वार को रोक पाने की उसकी कोशिश बेईमानी साबित हुई। 3 महीने से रूम का भाड़ा भी नहीं दिया है सर। मामा कहाँ हैं तुम्हारे? कोलकाता में। पहले वो हर महीने खर्चा भेजते थे, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से आमिर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके और तनुज के बीच कुछ क्षणों के लिए मौन पसर गया। तनुज एकटक उसे देखता रहा। आमिर नजरें चुराता रहा। उनका भी अपना परिवार है।
जिम्मेदारियां हैं, कब तक करते रहेंगे वो हमारे लिए। आमिर ने सफाई पेश की। तनुज उसके जज्बात को बखूबी महसूस कर रहा था। उसके भीतर एक टीस सी उठी और आमिर कार्तिक में तब्दील हो गया। आमिर कम से कम इतना तो जानता था कि उसे करना क्या है। कार्तिक को तो यही पता नहीं था कि उसे क्या करना और क्या बनना है। अंधेरे में भटक रहा था वो, बदहवास, बौखलाया, बौरा ऐसा, हर तरफ हाथ पांव पटकता हुआ कि कहीं तो कोई सिरा मिले। ये वो दौर था जिससे युवावस्था की दहलीज पर खड़े हर एक किशोर को गुजरना पड़ता है। वो दौर जब हर एक निगाह सवाल करती नजर आती है कि भविष्य की क्या योजना है। तनुज कार्तिक की छटपटाहट का मूक दर्शक था। मूक इसलिए क्योंकि वो उस तकलीफ देह इतिहास को दोहराने के हक में कतई नहीं था कि बेटे की जिंदगी का फैसला बाप करे। बाप कहे कि साइंस पढ़ो और बाप हुक्म दे कि तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर या फौजी अफसर बनना है, क्योंकि फला फला के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर या फौजी अफसर बन चुके हैं। कुल मिलाकर मध्यम वर्गीय सरकारी कॉलोनियों की विशुद्ध चूहा दौड़ वाली सोच, जिसमें अपना कुछ नहीं, सब देखा देखी, सब ओढ़ा ओढ़ी। और इसीलिए तनुज कार्तिक से सिर्फ एक बात कहता आया था, तुम जो चाहते हो करो, बस मैं तुम्हें कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। अगर जूते सिलने में सुख मिलता है तो बेझिझक सिलो, लेकिन फिर बाटा बन के दिखाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर एक रोज थके हारे कार्तिक ने कहा था, पापा मैं भी इसी फील्ड में आ जाऊं। जहाज का पंछी। कार्तिक जानता था कि अंततः यही होगा। इम्तिहान के दिनों तक में रात रात भर जागकर टीवी पर अंग्रेजी फिल्में देखना, फिल्में डाउनलोड करना, उनके डीवीडी बनाकर रखना। तनुज ने गुस्से में कई बार कहा भी, अगर यही करना है तो कल के बजाय आज इसी वक्त पढ़ाई छोड़ के मैदान में कूद पड़ो, वरना बंद करो ये सब और पढ़ाई पर ध्यान दो। और हर बार बेपरवाह सा जवाब मिलता, अरे यार पापा आप भी ना, अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो ये फील्ड तो खुली हुई है ना, ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि ग्रेजुएशन की डिग्री और 21 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। यार, कलयुगी औलाद बाप को यार कहता है, मजाक उड़ाता है बाप का। बेशक खून का घूंट पीकर रह जाता था तनुज। हर बार सोचता था, कर जो तुझे करना है, अब कभी तेरे मामले में मुंह नहीं खोलूंगा। लेकिन आंखों देखी मक्खी निगली भी तो नहीं जाती। कमबख्त मुंह था कि हर बार खुल ही जाता था। इस फील्ड में तो 36 तरह के काम है, कौन सा काम करना है? तनुज ने पूछा। हालांकि जवाब वो पहले से जानता था। डायरेक्शन। तनुज ने सईद को फोन किया, एक चेला भेज दूं? फैसला कर लिया साहबजादे ने सर, सईद ने हंसते हुए पूछा। वो पहले से ही हालात से वाकिफ था, इसके अलावा और करेगा भी क्या? तनुज ने जवाब दिया, अभी भेज दीजिए सर, फिल्म सिटी में शूट कर रहा हूं हेलीपैड पर, आज से ही काम शुरू करवा देते हैं। सईद टीवी का एक जाना माना नाम था जो कई बड़े धारावाहिक निर्देशित कर चुका था। राह मिली तो शख्सियत में ठहराव पैदा हुआ, कमाई शुरू हुई तो चाल ढाल बदल गई, काम का अनुभव हुआ तो तौर तरीकों में आत्मविश्वास झलकने लगा। बच्चे को भंवर से निकालकर सही राह पर ला खड़ा करने की सफल कोशिश ने तनुज के भीतर के पिता को असीम संतोष से भर दिया। और अब उसके सामने आमिर खड़ा था, कार्तिक का हम उम्र, उसी के हालात से जूझता हुआ। बस फर्क ये कि कार्तिक को तब भी पता था और आज भी पता है कि रात बेरात जब भी वो घर पहुंचेगा तो अपनी छत के नीचे मां के हाथ का बना गर्म खाना और तैयार बिस्तर उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन आमिर को तो इन बुनियादी जरूरतों तक के लिए जूझना पड़ रहा था। बच्चे की इस हालत को देखकर क्या बीतती होगी असहाय मां के दिल पर। कार्तिक के उस बदहवासी भरे दौर में पत्नी की मनोदशा के गवाह रह चुके तनुज को अपना गला रूंधता सा महसूस हुआ। एकाएक उसके भीतर का पिता फिर से जिम्मेदारी के उसी एहसास से भर उठा। फिलहाल एक्टिंग भूल जाओ। अपने इस आदेशात्मक स्वर पर तनुज को खुद ताज्जुब हुआ। जी? आमिर के चेहरे पर अविश्वास उमड़ पड़ा। हाँ, एक्टिंग तो कभी भी कर लोगे, पहले इस शहर में अपने पैर जमाओ, कोई ऐसा काम पकड़ो जिसमें नियमित आमदनी होती रहे। लेकिन सर, आमिर का चेहरा बुझ सा गया। इसी फील्ड में, इससे बाहर जाने को नहीं कह रहा हूं मैं। तनुज जानता था मृग मरीचि का है ये, एक अंतहीन दौड़
जिसमें शामिल दौड़ाक लस्त पस्त हो जाने के बावजूद न तो दौड़ से बाहर होना चाहता है और न ही आखिरी सांस तक रुकना चाहता है। लेकिन सर, ऐसा कौन सा काम है मेरे लिए? आमिर बौखला सा गया था। बहुत कुछ है, मेरी मानोगे तो सब चीजें आसान होती चली जाएंगी। तनुज चाहता था कि फिलहाल आमिर भी वो ही राह पकड़े जिस पर चलकर साल भर पहले का बौराया हुआ सा कार्तिक आज एक आत्मविश्वासी नौजवान में तब्दील हो चुका था। वही बौराया हुआ सा बदहवास कार्तिक साल भर बाद आमिर की शक्ल में एक बार फिर से तनुज के सामने सर झुकाए खड़ा था। सुबह घर से निकलोगे तो तुम्हें मंजिल का पता होगा। चाय, नाश्ता, खाना और 150-200 रुपए रोज आने जाने का मिलेगा। महीने की तनख्वाह अलग, जान पहचान का दायरा बढ़ेगा और एक्टिंग का शौक पूरा करने के मौके भी कभी कभार मिलते रहेंगे। मन लगाकर काम सीखोगे तो बहुत जल्द असिस्टेंट से डायरेक्टर बन जाओगे और तब एक्टिंग बहुत छोटी चीज लगने लगेगी तुम्हें। तनुज की आंखों के सामने कार्तिक का वर्तमान जीवंत हो उठा था। आमिर की आंखों में चमक पैदा हुई, हालांकि उस चमक में कहीं अविश्वास का धुंधलका भी था। सर, मुझे ये काम मिल जाएगा? आमिर के स्वर में बेताबी थी। क्यों नहीं मिलेगा? मैं दिलाऊंगा तुम्हें, बस शर्त यह है कि काम में लापरवाही नहीं करोगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तनुज ने कार्तिक को फोन लगाया। कार्तिक आज उस स्थिति में पहुंच चुका था कि तनुज को किसी सईद की जरूरत नहीं रह गई थी। उधर से कार्तिक ने फोन काट दिया। लगता है बिजी है, तनुज बड़बड़ाए। आमिर बेसब्री से उसे तकता रहा। एक बात कहूं सर? तनुज ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा। मैं 5-6 साल का था जब पापा गुजरे थे। आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे दिखते हैं सर। इस महानगर में पहली बार सहारा देते किसी हाथ को अपनी तरफ बढ़ता देख वो बेहद भावुक हो उठा था। ओह, तो इसलिए इस लड़के ने मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। ये कार्तिक की कॉल थी। आपने फोन किया था पापा, टेक चल रहा था इसलिए कट करना पड़ा। कार्तिक ने सफाई पेश की। सुन, कोई असिस्टेंट की जगह खाली है क्या तुम्हारे यहां? किसके लिए? है कोई? कहता हुआ तनुज आमिर से थोड़ा दूर हट गया। वो आमिर के बारे में कार्तिक को विस्तार से समझाने लगा। पापा प्लीज जरा शॉर्ट में, मैं शूट पे हूं, टेक शुरू होने वाला है। कार्तिक को घोड़े पर सवार देखकर तनुज ने उसे चंद शब्दों में सब कुछ समझा दिया। आमिर की मां की बीमारी, घर का किराया, पिता का न होना। उसे यकीन था कि ये सब सुनकर सईद की तरह कार्तिक भी कहेगा, अभी भेज दो पापा, आज ही से काम शुरू करवा देते हैं। यार पापा, आप भी ना सारी दुनिया का ठेका लेके बैठ जाते हो। यहां तो आपको ऐसे सैकड़ों घूमते मिलेंगे, किस किस को मुंह लगाओगे? यार थोड़ा तो प्रैक्टिकल बनो आप। कार्तिक के स्वर में झल्लाहट थी। तनुज के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो झूठ बोल के सिंपैथी लेना चाह रहा होगा और आप उसके चक्कर में आ गए। लेकिन यार टेक शुरू हो रहा है पापा, और कार्तिक ने फोन काट दिया। अपना वक्त भूल गया ये? इतना जल्द रंग बदलना सीख लिया? ये संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने इसे। तनुज के विश्वास को आघात पहुंचा था। उसका आत्मविश्वास लहूलुहान हो गया था। स्याह चादर पर टका कांसे का कटोरा उदास था। दड़बों के पहाड़ों में झिलमिलाती रोशनियों के सितारों को मानो स्याह चादर ने अपने आगोश में ले लिया था। मौसम पर तारी गुलाबी ठंडक एकाएक सिहरन में बदल गई थी। आमिर के चेहरे पर आने वाले खुशगवार वक्त की आहट की दमक थी। उसकी आंखों में अब समंदर नहीं सिर्फ सितारे थे, पूरी शिद्दत के साथ झिलमिलाते उम्मीदों के सितारे। तमाम तकलीफों और जद्दोजहद से मुक्ति के सपनों में डूबा हुआ आमिर एकटक तनुज को ताके जा रहा था। तनुज नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अब समंदर उसकी आंखों में था। आपने सुनी शिशिर कृष्ण शर्मा की कहानी गिरगिटों की बस्ती। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरों को उजागर करती हुई ये कहानी जयपुर से निकलने वाली पत्रिका माही संदेश के फरवरी 2019 के अंक में प्रकाशित हुई थी। कृपया इसे लाइक और अधिकाधिक शेयर करें। हम मिलते रहेंगे इसी तरह और भी कई किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।